मैंने स्कूल की जमीन पर 50 मीटर ऊंचा एक किला खड़ा कर दिया। हर स्टूडेंट की यूनिफॉर्म बदलकर उसे जेल वाले ट्रैकसूट जैसा बना दिया। 1 दर्जन से ज्यादा मजबूत जेल वाली स्कूल बसें ऑर्डर कर दी और स्कूल का एक पक्का नियम बना दिया, कोई भी, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाएगा। हर किसी को एक नंबर मिलेगा, मतलब हर एक इंसान को। पता चला कि मेरे पुनर्जन्म के बाद वार्डन सिस्टम ने गलती से इस स्कूल को जेल समझ लिया और बस ऐसे ही मैं इसके वार्डन के रूप में जाग गया। जेल के रेनोवेशन का हर मिशन पूरा करो और सिस्टम भारी पैसा देता है। और अभी स्कूल का पहला दिन है और एक जबरदस्त एजुकेशन रियलिटी शो लाइव चल रहा है। प्रोडक्शन टीम ने 3 स्कूल चुने हैं जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पढ़ाई के पीछे पागल क्रेस्टवे एकेडमी कैरेक्टर को पहले रखने वाला आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल और रेडफील्ड हाई स्कूल जहां मैं सब संभालता हूं। जहां बाकी प्रिंसिपल्स चमक धमक वाले और जोश से भरे भाषण दे रहे हैं, वहीं रेडफील्ड का माहौल कुछ अलग ही है। हर एक इंसान एक जैसे ट्रैकसूट में है और मैं उनका प्रिंसिपल चेहरे पर बेहद संजीदा भाव लिए पोडियम पर खड़ा हूं। आज यहां आपका पहला दिन है। मुझे चाहिए कि आप 3 बातें साफ साफ समझ लें। आप यहां तक कैसे पहुंचे, ये कैसी जगह है और आप यहां क्या करने आए हैं। बुलेट कमेंट्स तुरंत फटने लगे। इस स्कूल में चल क्या रहा है। ये शुरुआती भाषण तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कैदियों को उनका परिचय दिया जा रहा हो। सब ट्रैकसूट में हैं। यह स्कूल है या जेल। अगले ही पल मैंने अपनी जैकेट उतार दी, जिसके नीचे बिल्कुल वैसा ही ट्रैकसूट था जैसा हर स्टूडेंट ने पहना था। मेरे इलाके में कोई रैंक नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। हर टीचर और हर स्टूडेंट बराबर है और मैं भी इससे अलग नहीं हूं। अब से मैं वहीं खाऊंगा जहां आप खाओगे, वहीं सोऊंगा जहां आप सोओगे, और आप मुझे जीरो बुला सकते हो, आपका हेड कैदी। इसी बीच स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी रेडफील्ड हाई स्कूल के फुटेज देखती हैं और सबसे पहले अपनी बात रखती हैं। मेरी नज़र में ये नया प्रिंसिपल केन पक्का एक अनाड़ी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच बराबरी की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन बिना ताकत के आप टीनेजर्स को कैसे कंट्रोल करोगे। क्रेस्टवे एकेडमी को ही देख लो। असली नतीजे लाने के लिए टीचर्स के पास असली पावर होनी चाहिए। और अभी क्रेस्टवे में हर स्टूडेंट के हाथ में किताब है, यूनिफॉर्म एकदम साफ और परफेक्ट है। उनमें से लगभग हर किसी ने चश्मा पहना है। हेयर स्टाइल ऐसा है जैसे सब एक ही सांचे से निकलकर आए हों। प्रोफेसर विटनी अपनी बात जारी रखती हैं। वही तो स्कूलों के बीच का असली फर्क है। क्रेस्टवे के प्रिंसिपल चेन एक पुराने दोस्त हैं। मैंने क्रेस्टवे के तरीके को शुरू से बनाने में मदद की है। उनका तरीका स्टूडेंट्स के लिए सबसे सही है। बस बात खत्म। 94% टॉप यूनिवर्सिटी एडमिशन रेट। आपको बस इसी सबूत की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, कमेंट सेक्शन 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सहमत थे, प्रोफेसर विटनी सही कह रही हैं। जो सिस्टम अपनी आखिरी हद तक जाता है, वही स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचाता है। दूसरे लोग विरोध कर रहे थे। ये सिस्टम बहुत क्रूर है। इसे देखकर ही मेरा दम घुट रहा है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं गुस्से से भरी हुई थीं। एक ऐसा शांत गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ जिसे कोई नहीं जानता कि ठीक कैसे करना है। होस्ट की आवाज आगे बढ़ती है और लाइव फीड आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल की तरफ मुड़ती है। मैदान पर स्टूडेंट्स रंगों के समंदर की तरह दिख रहे हैं। यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड तो भूल ही जाओ। आपको शायद ही कोई ऐसा मिले जिसके बाल कुदरती काले हों। उनसे वजह पूछो तो उनके जवाब बड़े क्रिएटिव होते हैं। कमजोर खान पान की वजह से मेरे बाल अपने आप पीले हो गए, या मुझे एल्बिनिज्म की बीमारी है और मेरे पास इन्हें वापस काला रंगने के पैसे नहीं हैं। आयरन गेट के प्रिंसिपल वे अपनी इस सोच पर डटे हुए हैं कि पहले इंसान और बाद में पढ़ाई। उन्होंने अपने पिछले प्रिंसिपल के मुकाबले काफी बेहतर नतीजे देकर कई बिगड़े हुए बच्चों को सुधार दिया है। स्क्रीन पर इन तीनों स्कूलों के बीच का फर्क देखकर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इंसानियत वाली पढ़ाई। चलो सच बोलते हैं, इसका सीधा मतलब है कि बस बिगड़े हुए बच्चों को कोई गड़बड़ करने से रोकना। उस जगह से पास होने वाले बच्चे अगर किसी छोटे मोटे कॉलेज में भी पहुंच जाएं तो खुद को खुशनसीब समझें। सोचिए आप दोबारा जन्म लें, दुनिया जीतने के लिए तैयार हों, और आपकी आंख किसी स्कूल के बाथरूम के फर्श पर खुले जहां आपको ये तक न पता हो कि आपके पिता कौन है। दूसरों ने कहा कि शायद आयरन गेट के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा नंबर न लाते हों, लेकिन क्रेस्टवे के मुकाबले वहां दबाव बहुत कम है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे सुधार केंद्र पहुंच जाएं, लेकिन कम से कम उनमें से कोई छत से कूदने जैसा कदम तो नहीं उठाएगा। तीनों स्कूलों के ओपनिंग प्रोग्राम खत्म हो गए। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। मिशन पूरा हुआ। कैदियों का ओरिएंटेशन भाषण खत्म। इनाम में जेल की मरम्मत के लिए 3 लाख रुपए मिले। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने अगले कदम के बारे में सोच पाता, प्रोडक्शन टीम ने मुझे स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए रोक लिया। क्रेस्टवे के प्रिंसिपल चेन कैमरा टीम को सीधे एक पहले से चुने हुए स्टूडेंट लीडर के पास ले गए। कैमरे के सामने वो स्टूडेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, क्रेस्टवे एकेडमी में आना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। प्रिंसिपल चेन की देखरेख में मुझे पता है कि हम उस कामयाबी को बरकरार रखेंगे जो हमारे सीनियर्स ने बनाई है।
प्रिंसिपल चेन के बताए रास्ते पर चलो और अगला स्टूडेंट जो टॉप यूनिवर्सिटी जाएगा वो मैं हूं। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी अपनी तारीफें रोक नहीं पा रही थीं। क्रेस्टवे का तरीका तुरंत नतीजे देता है। अभी प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ और असर दिखने लगा है। स्पेशल गेस्ट हेक्टर, जो खुद कभी टॉपर रहे थे, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को जवानी के दिनों में देख रहा हूं। पैनल के बीच में बैठे प्रोफेसर लू बिल्कुल चुप थे, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर थी। लाइव कमेंट सेक्शन के लोग इतने खुश नहीं थे। ये सब पहले से तय लग रहा है। 3 में से 2 पैनलिस्ट का सीधा रिश्ता क्रेस्टवे एकेडमी से है। क्या ये इंटरव्यू अचानक नहीं होना चाहिए था? उस बच्चे ने पक्का हर शब्द रटा हुआ है। उधर आयरन गेट में स्टूडेंट इंटरव्यू वाला हिस्सा पूरी तरह फ्लॉप रहा। स्टूडेंट्स पहले ही इधर उधर जा चुके थे, कुछ तो खुलेआम अपने फोन पर गेम खेल रहे थे। कैमरा टीम भीड़ के बीच से निकली, पर एक भी स्टूडेंट बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। टीम लीडर मेरी तरफ मुड़ा। प्रिंसिपल केन, क्या आपने किसी स्टूडेंट को कैमरे पे बोलने के लिए तैयार किया है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं, बस किसी को भी रैंडमली चुन लो। मैं सुनना चाहता हूं कि वो सच में क्या सोचते हैं। टीम लीडर थोड़ा हिचकिचाया। ये लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ गलत बोल दिया तो इससे स्कूल की बदनामी हो सकती है। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, यही तो बात इसे असली बनाती है। मेरा काम अपने स्टूडेंट्स के प्रति जिम्मेदार होना है, अपनी इमेज के प्रति नहीं। पढ़ाई को दिखावे की जरूरत नहीं है। मैंने उसे एक लिस्ट थमा दी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस हर तरफ नंबर भरे हुए थे। टीम लीडर ने बहस करना बंद किया और एक नंबर चुन लिया। क्या स्टूडेंट 4399 आगे आ सकती है? एक लड़की तुरंत आगे आई। उसने भी वही ट्रैक सूट पहना था जो सबने पहना था, लेकिन उसके जूतों के छेद कुछ और ही कहानी कह रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो पहले कभी कैमरे के सामने नहीं आई। शर्म की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, पर उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। नमस्ते सबको, मेरा नाम ली है। ओह रुकिए, मैं स्टूडेंट 4399 हूं। मैंने इसी साल सीनियर क्लास में यहां ट्रांसफर लिया है। मुझे वो याद है। वो करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे के स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जैसे जैसे पुराने टीचर्स रिटायर हुए, नए वालों को क्रेस्टवे जैसे स्कूलों ने अपनी तरफ खींच लिया और उस कस्बे का इकलौता हाई स्कूल पहले ही बंद हो चुका था। 5 साल पहले उसने अपनी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में अकेले रहकर पूरी की थी। इस साल जब रेडफील्ड हाई स्कूल खुला, तब जाकर उसके घरवाले उसे वापस अपने जिले में लेकर आए। रिपोर्टर बीच में बोलता है, स्टूडेंट 4399, हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ का जेल जैसा माहौल आपको परेशान करता है, और ये जो सब एक दूसरे को नंबर से बुलाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? टीम लीडर साफ तौर पर उससे कुछ नेगेटिव बुलवाना चाहता था, लेकिन 4399 ने इसे अनसुना कर दिया और सीधा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ की फीस माफ है। यही सच है। उसने अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुने और अपनी बात रखी। मेहनत करना तो नॉर्मल बात है। हाई स्कूल की पढ़ाई कब आसान होती है? कॉलेज जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम ही इकलौता रास्ता नहीं है, पर अभी के लिए मेरे पास यही सबसे अच्छा मौका है। बाहर से देखने पर यूनिफॉर्म और यहाँ के हालात खराब लग सकते हैं, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का सारा खर्चा स्कूल उठाता है। कोई भी बच्चा जानबूझकर पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसा मौका मिलने पर मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स ने भी शांति से सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। लाइव देख रही ऑडियंस को भी ये बात छू गई। अब लग रहा है कि ये असली है। ये लड़की कोई प्लांट की हुई नहीं हो सकती। मुझे लगा था रेडफील्ड बस दिखावा कर रहा है, पर पता चला कि फीस, खाना और रहना सब फ्री है। इससे तो पूरी बात ही बदल गई। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी ने फिर से बीच में टोक दिया, प्रिंसिपल केन जितना चाहे नाटक कर लें, पर इससे ग्रेड्स अच्छे नहीं आने वाले। ये तो अंधे के आगे मोमबत्ती जलाने जैसा है, पूरी तरह से बर्बादी। मुझे उम्मीद है कि ये अनाड़ी इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेगा, और मैं दिल से ये चाहती हूँ कि इस शो के टेलीकास्ट होने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल केन के खिलाफ जरूरी एक्शन ले। वो एक मिसाल हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो चाहती हैं कि रेडफील्ड बंद हो जाए। कमेंट्स में लोग उनके खिलाफ भड़क गए। क्या प्रोफेसर विटनी ने कभी किसी गांव या छोटे जिले में कदम भी रखा है? क्या उन्हें अंदाजा भी है कि वहां के बच्चों के लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल है? उन्होंने अभी तक एक भी क्लास होते हुए नहीं देखी और पहले ही फैसला सुना दिया। वो खुद को समझती क्या हैं? कोई सर्वज्ञानी? प्रोफेसर विटनी ने देखा कि कमेंट्स में उनकी कितनी बुराई हो रही है। उनके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। तभी प्रोफेसर लू, जो इतनी देर से चुप थे, आखिरकार बोले, प्रोफेसर विटनी, आप इसे एक नाटक कह रही हैं, तो फिर आप खुद एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेती और इससे बेहतर नाटक करके दिखाती? मुझे याद आता है कि छोटे जिलों के हाई स्कूलों का फंड काटकर
टॉप टीचर्स को क्रेस्टवे जैसे बड़े संस्थानों में भेजने का फैसला आपकी ही सिफारिश थी, है ना? इस मुश्किल हालात को पैदा करने में आपका ही हाथ था। तो फिर आपको प्रिंसिपल केन की बुराई करने का क्या हक है? प्रोफेसर विटनी टस से मस नहीं हुई। हाँ, वो मेरी ही सिफारिश थी और नतीजे सबके सामने हैं। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। क्या छोटे जिलों के स्टूडेंट्स के नंबरों में सुधार नहीं हुआ? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिली? हकीकत यही साबित करती है, क्रेस्टवे का तरीका हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है। प्रोफेसर लू, क्या आप सच में ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल केन की ये नौटंकी बेहतर नतीजे देगी? ये दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनकी बहस महज एक दूसरे पर भड़ास निकालना नहीं थी। प्रोफेसर लू ने अपने बैग से कागजों का एक बड़ा बंडल निकाला। आपको डेटा चाहिए प्रोफेसर विटनी? तो ये लीजिए डेटा। हाई प्रेशर वाले माहौल में रहने वाले टीनेजर्स के दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो बड़ा होने के साथ 6 से 8% तक कम हो जाता है, जिससे याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। जो स्टूडेंट्स हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो लगातार टेस्ट में कम स्कोर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ मामलों में ये अंतर 37% तक देखा गया है। क्रेस्टवे के ग्रेजुएट्स पर की गई स्टडी बताती है कि 55% बच्चे मानसिक परेशानियों, गंभीर नज़र की कमजोरी और कॉलेज एग्जाम सिंड्रोम जैसी बीमारियों का शिकार हैं, और इनमें से 62% मामले जिंदगी भर की बीमारियों में बदल चुके हैं। रही बात क्रेस्टवे में हुई दुखद घटनाओं की, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल केन का तरीका सही जवाब है या नहीं, लेकिन क्रेस्टवे का तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोफेसर विटनी के पास कोई जवाब नहीं था। जाहिर है कि वो इन सच्चाइयों से अनजान नहीं थीं। कमेंट्स में लोग उनकी बात से सहमत होने लगे। पढ़े लिखे लोग जब बहस करते हैं तो ऐसा ही होता है, हर बात डेटा के साथ। यह जवाब बहुत सटीक था। प्रोफेसर लू बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोफेसर विटनी ने न जाने कितने स्टूडेंट्स का नुकसान किया है, और ऊपर से उनकी हिम्मत देखो कि वो प्रिंसिपल केन के पीछे पड़ी हैं। स्टूडियो में अभी बहस चल ही रही थी कि मैं अपनी अगली प्लानिंग में लग गया। अगला मिशन स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ाना, ताकि स्टूडेंट्स दंगा न करें या भागने की कोशिश न करें। काम पूरा होने पर इनाम, जेल की मरम्मत के लिए 20 लाख रुपए। बिना दोबारा सोचे मैंने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन जेल के स्टाइल वाली 4 मजबूत स्कूल बसें ऑर्डर कर दी। अभी का बजट इसे मुश्किल से ही कवर कर पा रहा है। इनके दरवाजे सिर्फ बाहर से खुल सकते हैं। हर खिड़की पर लोहे की जाली लगी है। हर बस में 60 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स आ सकते हैं, यानी पूरी एक क्लास। मैंने 8 प्रोफेशनल ड्राइवरों के लिए नौकरी का विज्ञापन भी डाल दिया, जिन्हें स्पेशल गाड़ियां चलाने का तजुर्बा हो, और महीने के 12,000 रुपए की सैलरी ऑफर की। उन सबने कहा कि वे 10 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं। क्रेस्टवे में वार्निंग की घंटी बजती है और हर स्टूडेंट एकदम अलर्ट हो जाता है, जैसे किसी ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया हो। 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरी रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में मैदान पर सिर्फ टीचर्स रह जाते हैं, जो आराम से टहल रहे हैं। क्रेस्टवे में ये नज़ारा हर रोज का है। स्टूडेंट्स ने इसके बारे में दोबारा सोचना बहुत पहले छोड़ दिया था। कैमरा टीम हांफते हुए उनके पीछे दौड़ती है। आखिरकार उन्होंने एक 10वीं के छात्र को कमेंट के लिए रोक ही लिया। अपनी सांसें संभालते हुए स्टूडेंट ने कहा, यहां आने का मतलब है सबके साथ कदम मिलाकर चलना। बस ऐसा ही है। 2 लाइनें बोलते ही वो वापस अपनी क्लास की तरफ भाग गया। स्टूडियो में होस्ट ने पहले वाले तनाव को थोड़ा कम कर दिया। प्रोफेसर विटनी भी अपनी बात काटने के झटके से उबर चुकी थीं और वापस माहौल बनाने की कोशिश करने लगी। ये वही भूख है जो क्रेस्टवे का तरीका पैदा करता है। एक एक सेकंड की बचत, एक एक सेकंड पढ़ाई में लगाना, और सीढ़ियों पर दौड़ने से उनकी फिजिकल फिटनेस भी बनी रहती है। काम और आराम का परफेक्ट बैलेंस। लेकिन प्रोफेसर लू के डेटा ने लोगों की सोच बदल दी थी। कमेंट्स में लोग शक जताने लगे। कुछ मिनटों में आप कितने शब्द ही पढ़ लोगे? क्या ये वाकई काम का है? क्या होगा अगर सीढ़ियों पर दौड़ते वक्त कोई दब जाए? क्या टीचर्स को स्टूडेंट्स की सेफ्टी की कोई फिक्र है? ये बच्चे बिल्कुल थक चुके हैं। ऐसे में वो कैसे पढ़ाई करेंगे? प्रोफेसर लू को देखकर लग रहा था कि अब बहुत हो गया। उन्होंने अपना मुंह खोला, पर होस्ट ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। प्रोफेसर विटनी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। अब चलिए हमारे बाकी 2 स्कूलों में सुबह की पढ़ाई का वक्त देखते हैं। सीन कट होकर आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल पर आता है। कैंपस किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा है। टीचर्स हर तरफ अपने स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं। जैसा कि अंदाजा था, गार्डन के पास कुछ झाड़ियों के पीछे हेड सुपरवाइजर ने 2 नए स्टूडेंट्स को झुककर फोन पर गेम खेलते हुए पकड़ लिया। जैसे ही उन्हें लगा कि वो पकड़े गए हैं, वो वहां से भाग निकले। सुपरवाइजर उनके पीछे दौड़ने लगा। वो 2 नए बच्चे एक पूर्व फौजी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 10:15 मिनट पर उन्हें फौरन डिसिप्लिन ऑफिस ले जाया गया। प्रोफेसर विटनी ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। बिगड़े हुए स्टूडेंट्स को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाने के लिए इसी तरह के कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। इसी बीच रेडफील्ड में जेल के स्टाइल वाली 4 स्कूल बसें और उनके ड्राइवर तैयार खड़े थे। स्टूडेंट्स के बस में चढ़ने से पहले मैंने स्कूल का एक नया नियम लागू किया।
आज से इस स्कूल के हर स्टूडेंट को कैंपस में कहीं भी जाने के लिए मेरे पीछे खड़ी इन 4 बसों का ही इस्तेमाल करना होगा। ये बसें कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हॉस्टल और क्लासरूम के बीच एक तय समय पर चलेंगी। ये सर्विस रोज रात को कर्फ्यू लाइट्स आउट तक चालू रहेगी और हर स्टॉप पर कम से कम एक बस हमेशा मौजूद रहेगी। सारी क्लासेस एक लाइन बनाएं और अपनी बस में चढ़ें। मैं थोड़ा रुका और अपनी बात जारी रखी। रेडफील्ड हाई स्कूल की इमारतें भले ही पुरानी हों, पर यह कैंपस काफी बड़ा है। क्लासरूम और हॉस्टल के बीच करीब 1 किलोमीटर का फासला है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हर मिनट पढ़ाई के काम आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स का दम निकालकर नहीं। स्कूल का काम बुनियादी सुविधाएं देना है, ताकि स्टूडेंट्स को उन पर अपना वक्त बर्बाद न करना पड़े। अगर स्टूडेंट्स के पास बाथरूम जाने तक का वक्त नहीं है, तो ये असली जेल से भी बदतर है और इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इन बसों की वजह से स्टूडेंट्स को एक कदम भी फालतू चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट पर फिर से हंगामा मच गया। ये स्कूल बसें नहीं हैं, ये तो कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं। प्रिंसिपल केन कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सिर्फ इन बसों पर ही अच्छी खासी रकम खर्च हुई होगी। जेल वाला स्कूल। ड्रामा तो जबरदस्त चल रहा है, लेकिन बसों के अंदर स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। सच कहूं तो मेरे गांव में तो पब्लिक बसें तक नहीं हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल केन हमारे लिए ऐसा कुछ करेंगे। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी ने साफ तौर पर बहुत कुछ देख लिया था। उन्होंने अपना सिर हिलाया। इस तरह पैसा बहाना, क्या प्रिंसिपल केन सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए स्कूल का फंड फूंक रहे हैं? ये पूरी तरह से दिखावा है। इसके जवाब में बात आई, मैं इसके उलट कहूंगा। इन बसों में पैसा लगाना दिखाता है कि प्रिंसिपल केन असल में इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है। बहुत से स्कूल इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल पर पैसा बहा देते हैं। यहां हर कोई हाई स्कूल से गुजरा है। खुद से ईमानदारी से पूछो, आपने असल में उन सुविधाओं का कितनी बार इस्तेमाल किया? वे साल भर ताले में बंद रहते हैं। उसे कहते हैं दिखावा, सिर्फ बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए। कमेंट्स में लोग इस बात से सहमत होने लगे। बिल्कुल सही। उन चीजों पर खर्च करना जिनका स्टूडेंट्स कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका क्या फायदा? ये बसें तो रोज काम आएंगी। प्रोफेसर विटनी को तो बस हर चीज में गलती निकालनी है। वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। प्रोफेसर विटनी कमियां निकालने में इतनी माहिर हैं कि अगली बार जब मैं मछली खाऊंगा तो उन्हें हड्डियां चुनने के लिए बुला लूंगा। स्टूडियो में दोनों प्रोफेसरों के बीच अभी भी बहस चल रही थी और उन्होंने पास ही चुपचाप बैठे हेक्टर को भी इसमें घसीट लिया, जो क्रेस्टवे के पूर्व टॉपर रहे थे। प्रोफेसर लू उनकी तरफ मुड़े। हेक्टर, तुमने अभी कुछ समय पहले ही हाई स्कूल खत्म किया है। अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसी बसें होती तो तुम पैदल चलते या बस लेते? हेक्टर अजीब तरह से हंसे। मैं शायद बस ही लेता। उनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि प्रोफेसर विटनी ने उन्हें एक तीखी नजरों से देखा, और उसी पल हेक्टर को ऐसा लगा जैसे वो वापस क्रेस्टवे एकेडमी में पहुंच गए हों। वो तुरंत अपनी बात से पलट गए। हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत भारी होती है। स्टूडेंट्स के पास एक्सरसाइज करने का वक्त ही कहाँ होता है। पैदल चलना और दौड़ना यकीनन एक बेहतर चुनाव है। प्रोफेसर विटनी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। देखा आपने प्रोफेसर। 1.25 मिनट पर प्रोफेसर लू। स्टूडेंट्स असल में ऐसा ही सोचते हैं। आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। कमेंट्स में लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे थे। भला मुफ्त की सवारी कौन ठुकराता है? ये तो मजाक है। एक टॉपर में मेरे 3 साल के पालतू कुत्ते से भी कम अक्ल कैसे हो सकती है? वो कुत्ता भी हर बार गाड़ी में कूद जाता है जब हम सामान लेने जाते हैं। क्रेस्टवे का टॉपर। टीचर ने एक बार घूर कर क्या देखा, वो तो हार मान गया। ये तो बहुतों के साथ होता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस फर्क की वजह से ज्यादातर लोग अब क्रेस्टवे के तरीके पर सवाल उठाने लगे हैं। प्रोफेसर लू कमेंट्स पर नजर डालते हैं और धीरे से सिर हिलाते हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग सच देख पा रहे हैं। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। डिंग, मिशन पूरा हुआ। कॉमन एरिया की सिक्योरिटी बढ़ गई है। इनाम में 20 लाख रुपए मिले। अब जब सुबह की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, मैं अपने ऑफिस वापस जाता हूं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पर मकसद साफ है, इस स्कूल को सही तरीके से चलाना। जैसे ही मैं पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करता हूं, डायरेक्टर मिल्स टीचर्स की एक टीम के साथ अंदर आते हैं और हर कोई मुझे अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक देता है। ज्यादातर नोट्स में मुफ्त फीस और रहने खाने के लिए शुक्रिया कहा गया था, पर डायरेक्टर मिल्स थोड़े परेशान लग रहे थे। 1 महीने पहले मैंने इस स्कूल में आते ही अचानक फैसला किया था कि स्टूडेंट्स की सारी फीस माफ कर दी जाए। स्कूल का बजट पहले ही बहुत खराब चल रहा था। शुरू का ज्यादातर खर्चा मैंने अपनी जेब से किया था। डायरेक्टर मिल्स एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें डर था कि कहीं मुझ पर बहुत ज्यादा बोझ न पड़ जाए, इसलिए वो आगे आए। प्रिंसिपल केन, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने रिटायरमेंट के लिए काफी पैसे बचा लिए हैं। अगर स्कूल के पास फंड की कमी है तो आप मेरी सैलरी रोक सकते हैं। उनके पीछे खड़े दर्जनों युवा टीचर्स भी एक साथ बोल पड़े। प्रिंसिपल केन, आप मेरी सैलरी भी काट सकते हैं। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है।
प्रिंसिपल केन कुछ असली काम कर रहे हैं। जब तक रेडफील्ड कामयाब है हमारे लिए इतना ही काफी है। हम यहाँ अपने समाज के लिए कुछ करने आए हैं। मैं धीरे से हंसा। किसी को भी इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्कूल का बैंक अकाउंट ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। मैं सबकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। इसी महीने से हर टीचर की बेसिक सैलरी 10,000 हो जाएगी। क्लास टीचर्स को महीने के 8,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट हेड को 5,000 और दिए जाएंगे। यहाँ तक कि कैफेटेरिया स्टाफ को भी 3,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं पक्का करूंगा कि हर कोई अच्छा खाए और बेहतर जिंदगी जिए। डायरेक्टर मिल्स की आंखें यकीन न होने की वजह से फटी रह गईं। उन्होंने हिसाब लगाया। उनकी महीने की कमाई 20,000 से ऊपर पहुंच सकती थी। उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी रेडफील्ड में लगा रहा हूं, और अब वो घबरा रहे थे। प्रिंसिपल केन, ये बहुत ज्यादा है। वो सही कह रहे हैं। हम आपको ये सब अकेले झेलते हुए नहीं देख सकते। हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हैं। मैंने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये सैलरी बढ़ाना कोई दरियादिली नहीं है। ये इसलिए है ताकि आपको किसी और चीज की फिक्र न करनी पड़े। मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी एनर्जी स्टूडेंट्स पर रहे। इन बच्चों के लिए ये 3 साल उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी साल हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके लिए है। उन्हें हाई स्कूल का ऐसा अनुभव दें जिसका उन्हें कभी पछतावा न हो। कमरे में मौजूद हर टीचर भावुक हो गया। उनकी आंखों में एक मकसद सा दिखने लगा, और एक एक करके सबने अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। उनमें से कुछ ने अपने ट्रैकसूट ठीक किए। उनके चेहरों पर गर्व था। मैंने उन्हें काम पर वापस भेज दिया। मैंने स्टूडेंट्स के हॉस्टल की मरम्मत के लिए पहले ही एक टीम का इंतजाम कर दिया है। रेडफील्ड हाई स्कूल करीब 100 साल पुराना है। पहले हर हॉस्टल रूम में 8 लोगों के रहने का इंतजाम था। ये कैंपस 6,000 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, पर अभी एडमिशन शुरू ही हुए हैं और मुश्किल से 500 स्टूडेंट्स आए हैं, जिससे ज्यादातर कमरे खाली पड़े हैं। दोपहर के 3:09 पर सिस्टम का अगला मिशन था सेल की सिक्योरिटी बढ़ाना। इसमें उन कमरों पर ध्यान दिया गया जहां रहने वाले लोग कम थे और भागने का खतरा ज्यादा था। ये मेरी अपनी सोच से बिल्कुल मेल खाता था। अगर मिशन यही चाहता है तो चलिए हर कमरे को एक अकेले रहने वाले सिंगल स्वीट में बदल देते हैं। सिस्टम को अपना अपग्रेड मिल जाएगा और स्टूडेंट्स को अपनी प्राइवेसी। वार्डन सिस्टम की मदद से 6 की 6 हॉस्टल की इमारतें देखते ही देखते चमक गईं। बड़े बेड, प्राइवेट बाथरूम और इस्तेमाल किया गया सारा सामान जहर मुक्त और सुरक्षित था। जो फंड पहले बहुत ज्यादा लग रहा था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। आधा दिन बीत चुका था और सुबह की क्लासेस लगभग खत्म होने वाली थीं। प्रोडक्शन टीम का लीडर मुझे ढूंढते हुए आया। वो लंच ब्रेक के दौरान स्टूडेंट्स के हॉस्टल के अंदर शूटिंग करने की इजाजत चाहता था। यही रिक्वेस्ट क्रेस्टवे में भी की गई थी। वहां के टीम लीडर ने स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का सोचकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बात रखी थी। प्रिंसिपल चेन ने बिना दोबारा सोचे इसे अनसुना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का मतलब सिर्फ उन चीजों को छुपाना है जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए। हमारे पास खास हॉस्टल सुपरवाइजर्स हैं जो आराम के वक्त कभी भी कमरों की चेकिंग कर लेते हैं। आप जब चाहें फिल्म बना सकते हैं। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी ने फिर शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल चेन ने इसे बहुत अच्छे से संभाला है। हॉस्टल सुपरवाइजर्स द्वारा अचानक चेकिंग। हाई स्कूल के लेवल पर पढ़ाई का स्तर बनाए रखने के लिए प्राइवेसी की थोड़ी कुर्बानी देना बिल्कुल जरूरी है। कमेंट्स में बहस छिड़ गई। मैं सहमत हूं। बुरी आदतें सिर्फ आपको नहीं, आपके रूममेट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे बेटे की कोई प्राइवेसी नहीं है। मैंने उसके कमरे का दरवाजा ही हटवा दिया। तब से वो हर साल अपनी क्लास में टॉप कर रहा है। ये तो बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सीन कट होकर रेडफील्ड पे आता है। टीम लीडर ने मुझसे वही सवाल पूछा और मैंने बिना झिझक जवाब दिया। इसमें स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का मामला है। यह तय करना हमारा काम नहीं है। आप सीधे स्टूडेंट से बात कीजिए। हमारे हॉस्टल में हर कमरे में एक ही स्टूडेंट रहता है। लंच से पहले कमरों का नया बंटवारा पूरा हो जाएगा। टीम लीडर की आंखें फटी रह गईं। सिंगल रूम। उसने पहले कभी ऐसे हाई स्कूल के बारे में नहीं सुना था जहां हर स्टूडेंट के लिए प्राइवेट कमरा हो। लाइव कमेंट्स में धमाका हो गया। क्या ये सच में इसी देश का हाई स्कूल है? सिंगल रूम। ये तो प्राइवेट स्वीट्स हैं। प्रिंसिपल केन कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस आदमी का हर काम मुझे हैरान कर देता है। वो इकलौते प्रिंसिपल हैं जो स्टूडेंट्स की पसंद को सबसे ऊपर रखते हैं। पूरा सम्मान। प्रोफेसर विटनी ने फिर से माथे पर बल डाला। ये प्रिंसिपल केन की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। ये सब अभी बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के। उस उम्र में खुद पर काबू रखना वैसे ही मुश्किल होता है। अगर वो सब रात को अपने कमरों में छुपकर खेलेंगे तो आप पढ़ाई का स्तर कैसे बनाए रखेंगे? प्रोफेसर लू का सब्र जवाब दे गया। आपके स्टूडेंट्स पूरा दिन पढ़ाई में पिसते हैं और फिर रात को उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। 3 साल तक ऐसा ही चलता है। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि इसका एक इंसान पर क्या असर होता है?
क्या स्टूडेंट्स के पास बुनियादी मानवाधिकार नहीं है? यहाँ तक कि बाड़े में बंद सुअरों को भी रात में अकेला छोड़ दिया जाता है। क्या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहे हैं? दोनों प्रोफेसर एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। ब्रॉडकास्ट सेंटर ने रेडफील्ड की टीम से संपर्क किया और इस पर मेरी राय जाननी चाहिए। टीम लीडर ने मुझ तक मैसेज पहुंचाया। प्रिंसिपल केन, स्टूडियो में सब ये जानना चाहते हैं। आप तीनों प्रिंसिपल्स में से इकलौते हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स की प्राइवेसी को अहमियत दी है। इसकी वजह से स्टूडियो और लाइव कमेंट्स में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों। मैंने 1 सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं किया। मेरा जवाब सीधा था। शाम के 5:35 पर स्टूडेंट्स भी इंसान होते हैं। उनके पास प्राइवेसी का हक है और जो पेरेंट्स इससे सहमत नहीं हैं उनसे मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप अभी अपने बच्चे के साथ एक इंसान जैसा बर्ताव नहीं करेंगे तो वो आगे चलकर इंसान नहीं बन पाएगा। जानवरों के पास कोई प्राइवेसी नहीं होती और न ही उनमें सम्मान या शर्म का एहसास होता है। उन्हें सही और गलत की समझ नहीं होती। तो असल में आप क्या पाल रहे हैं? एक इंसान या उससे कुछ कम? इस तरह की पढ़ाई स्टूडेंट्स को आगे नहीं बढ़ा रही है, ये उन्हें बर्बाद कर रही है। इन शब्दों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैं मानता हूं कि मैंने फैसला सुनाने में जल्दी कर दी। मुझे लगा था प्रिंसिपल केन बस सुर्खियां बटोरने के लिए नाटक कर रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इन सबके पीछे उनकी कोई असल सोच है। मैं सच में हैरान हूं। काश उनके जैसे और भी टीचर्स होते। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। प्रोफेसर लू, आप कहते हैं कि हमारा मॉडल स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाता है। फिर भी हेक्टर, जो क्रेस्टवे से टॉपर बनकर निकले थे, आज देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में टॉप पर हैं। क्या यही आपका तथाकथित नुकसान है? प्रोफेसर लू शांत रहे और इसके बजाय हेक्टर की तरफ मुड़े। हेक्टर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अपनी कोई आज़ाद सोच है? हेक्टर थोड़े झिझके, फिर तुरंत बोले, बिल्कुल है। लेकिन प्रोफेसर लू ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुकिए, ये शो पूरे दिन से चल रहा है और मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर बार बोलने से पहले तुम पहले प्रोफेसर विटनी की तरफ देखते हो। क्या तुमने खुद इस पर गौर किया है? हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर विटनी कभी तुम्हारी टीचर रही थीं, लेकिन उस बात को 3 साल बीत चुके हैं और तुम अब भी उनसे डरते हो। तुम अब भी एक बराबरी के स्तर पर उनका सामना नहीं कर सकते। सिर्फ यही बात हमें बता देती है कि कितना नुकसान हो चुका है। हेक्टर ने ये सुना और उनके अंदर कुछ बदल गया। ये डर, ये अनचाही आदत उन्होंने खुद में कभी महसूस नहीं की थी। उसी पल स्टूडियो की बड़ी स्क्रीन पर मेरे शब्द दोबारा चलाए गए। अगर आप अभी अपने बच्चे के साथ एक इंसान जैसा बर्ताव नहीं करेंगे तो वो आगे चलकर इंसान नहीं बन पाएगा। ये शब्द तीनों पैनलिस्ट के मन में बैठ गए। प्रोफेसर विटनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हेक्टर सन्न रह गए। उनके चेहरे के भाव समझ पाना मुश्किल था। प्रोफेसर लू ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत ही खूबसूरती से कही गई बात। हेक्टर, तुमने सुना जो अभी प्रिंसिपल केन ने कहा, अपने आप से ईमानदार रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी एक आज़ाद सोच वाले वयस्क हो? सवाल सीधा था और हेक्टर का दिमाग सुन्न हो गया। आदत के मुताबिक उनकी नज़रें फिर से प्रोफेसर विटनी की तरफ उठीं और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, वो फिर से जम गए। फिर धीरे से उन्होंने अपना सिर झुका लिया। शहर के दूसरी तरफ मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब हो रहा है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने क्लास टीचर्स के साथ एक छोटी मीटिंग बुलाई। मुझे आमतौर पर छोटी बड़ी मीटिंगों का ये सिलसिला पसंद नहीं है, पर स्कूल के अभी शुरुआती दिन हैं और हम तभी मिलते हैं जब वाकई ज़रूरत हो। आज की मीटिंग एक नए प्लान को शुरू करने के लिए है। इसी बीच तीनों स्कूलों के स्टूडेंट्स अपनी सुबह की क्लासेस खत्म करके अपने पहले लंच ब्रेक की तरफ बढ़े। क्रेस्टवे का कैफेटेरिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उम्मीद थी। स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधी लाइनों में खड़े थे, एक हाथ में ट्रे, दूसरे हाथ में किताब, और वो चुपचाप कुछ याद कर रहे थे। दीवारों पर मोटिवेशनल बैनर लगे थे। लंच ब्रेक सिर्फ 10 मिनट का था। लड़के और लड़कियां सब ऐसे खाना खा रहे थे जैसे उन्होंने दिनों से कुछ न खाया हो। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, वो हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि जो भी तय समय पर अपने बेड पर नहीं मिलता उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। परमिशन मिलने के बाद कैमरा टीम पहले ही हॉस्टल की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। हॉस्टल सुपरवाइजर्स बाहर गलियारों में पहरा दे रहे थे। रात के 8:03 पर, और अगर कोई स्टूडेंट बाथरूम जाने के लिए भी बाहर निकलता है तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। स्टूडियो में पैनलिस्ट अपना लंच खत्म कर चुके हैं और अब थोड़े थके हुए लग रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर विटनी अभी भी उतनी ही मुस्तैद हैं। मुझे यकीन है कि दर्शक ये देख सकते हैं, क्रेस्टवे का हर कोना अनुशासन और बारीकी से चलता है। इस माहौल में ढलने वाले स्टूडेंट्स में हर सेकंड के लिए लड़ने की आदत हो जाती है। पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी आदत उनकी पूरी जिंदगी काम आएगी। प्रोफेसर लू ने कोई बहस नहीं की। इसके बजाय वो एक दबी हुई चिंता के साथ हेक्टर की तरफ मुड़े। हेक्टर,
तुमने जिक्र किया था कि लंच से पहले तुम्हारा पेट खराब था। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? एक छोटा सा सवाल ये सब कुछ बयां कर देता है कि क्रेस्टवे के इस तरीके की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हेक्टर ने एक फीकी मुस्कान दी और धीरे से उनका शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर विटनी जवाब देने ही वाली थीं कि होस्ट बीच में आ गए। चलिए दूसरे स्कूल का लंच ब्रेक देखते हैं। कैमरा आयरन गेट की तरफ मुड़ता है, जहां स्टूडेंट्स हॉस्टल की गलियारों में आलस के साथ टहल रहे हैं और कभी कभी बस मजे के लिए उछलकर छत छूने की कोशिश कर रहे हैं। टीम एक हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलती है। ये 40 लोगों के रहने वाली एक बहुत बड़ी जगह है और अंदर घुसते ही एक तेज गंध आती है। कैमरा ऑपरेटर अंदर कदम नहीं रखता और लेंस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। पास ही एक टीचर स्टूडेंट की मंजूरी से उसके सामान की चेकिंग कर रहा है कि चीजें कैसे रखी गई हैं। एक बैग खुलता है और सब चुप हो जाते हैं। वो बैग कसरत के सामान और ट्रेनिंग इक्विपमेंट से भरा हुआ है। पढ़ाई लिखाई का तो नामो निशान तक नहीं है। टीचर उस सामान को घूरता रह जाता है। ये तो हथियारों का जखीरा लग रहा है। लेकिन जहां कमेंट्स में लोग किसी धमाके की उम्मीद कर रहे थे, टीचर ने कोई हंगामा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। कमेंट सेक्शन में शोर मच गया। ये स्टूडेंट हॉस्टल नहीं है, ये तो हथियारों का अड्डा है। मुझे तो अचरज नहीं होगा अगर अगली बार ये कोई मशीन गन निकाल लें। मैं तो हंस हंस के पागल हो रहा हूं। उस स्कूल में टीचर होना वाकई खतरनाक काम है। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल के बारे में कुछ जानकारी देती हैं। आयरन गेट इस शहर का सबसे मशहूर सुधार केंद्र है। कई पेरेंट्स को जब लगता है कि उनका बच्चा हाथ से निकल गया है तो वो उसे यहां भर्ती कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें औरों से ज्यादा कड़े अनुशासन की जरूरत है। वक्त के साथ वे नियमों का पालन करना सीखते हैं और समाज के काम आने वाले इंसान बनते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने प्रोफेसर लू की तरफ एक इशारा किया, ये देखने के लिए कि वो क्या पलटवार करते हैं। प्रोफेसर लू उनकी बातों में नहीं आए। उन्होंने बस शांति से कहा, इनमें से ज्यादातर बच्चों का ऐसा होने का कारण उनके परिवार से जुड़ा है। ऐसे बच्चों को सबसे ज्यादा समझदारी और सम्मान की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि प्रिंसिपल केन के तरीके से ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। सीन रेडफील्ड की तरफ मुड़ता है, जहां जेल वाली स्कूल बसें हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर रुकती हैं। स्टूडेंट्स पेट भरकर खाना खाकर और रिलैक्स होकर नीचे उतरते हैं। वो पुरानी और खस्ताहाल हॉस्टल की बिल्डिंग अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक क्लास टीचर लड़कों के एक ग्रुप को उनके नए कमरों की तरफ ले जाता है। कैमरा टीम एक स्टूडेंट से बात करती है और उसके कमरे के अंदर शूटिंग करने की परमिशन लेती है। उस स्टूडेंट का नंबर 9527 है। वो अभी 18 साल का हुआ है। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में होंगे। उसे हाई स्कूल में अपना मौका इसी साल मिल रहा है। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। उसकी दादी ने उसे पाला है। वो अपनी दादी को रोज खेतों में झुककर काम करते और थकते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी स्कूल छोड़ दिया और खुद काम ढूंढने निकल गया। लेकिन उसकी दादी की बस एक ही ख्वाहिश है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिल में रखी है, कि वो उसे यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हुए देखें। रात के 10:32 पर उसे डिग्री मिल सके। जब रेडफील्ड ने ये ऐलान किया कि यहाँ पढ़ाई, खाना और रहना सब फ्री है, तब जाकर वो वापस स्कूल आया। वो इस मौके को बहुत संभाल कर देख रहा था, जैसे कोई कीमती चीज हो जो टूट न जाए। कैमरे के सामने 9527 थोड़ा झिझकते हुए हंसा। फ्री हॉस्टल है तो मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। हालात कैसे भी हों, मैं बस प्रिंसिपल केन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। लेकिन जब कैमरा टीम उसके पीछे कमरे के अंदर गई तो सब दंग रह गए। 9527 अभी भी वहां हैरान खड़ा था। तभी क्लास टीचर ने उसकी हथेली पर एक कार्ड रख दिया। ये तुम्हारे कमरे का की कार्ड है, इसे संभाल कर रखना। दोबारा बनवाना बड़ा झंझट का काम है। 9527 टीचर को देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं था, बस एक बेड था। ये पूरा कमरा मेरा है। उसके पीछे बाकी स्टूडेंट्स भी खुशी से झूम उठे। 9527 उनके साथ बाहर निकला और दरवाजा बंद हो गया। वो कभी की कार्ड को देखता तो कभी दरवाजे को। कहीं कोई चाबी लगाने की जगह ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वो टीचर के पीछे जाकर पूछने की सोच ही रहा था, तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस हाथ ने उसके कार्ड को दरवाजे के एक पैनल की तरफ मोड़ा। इसे यहां टच करो, ये खुल जाएगा। एक हल्की सी बीप हुई और दरवाजा खुल गया। 9527 थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ा और एकदम जम गया। ट्रैकसूट में खड़ा वो शख्स प्रिंसिपल केन था। वो तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गया। प्रिंसिपल केन, नमस्ते, मैं 9527 हूं। ये मेरा कमरा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिलकर अच्छा लगा। मैं बगल वाले कमरे में ही हूं। अब से हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। कैमरा टीम ने यह पूरा मंजर कैद कर लिया। कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ आ गई। स्टूडियो में प्रोफेसर विटनी का भी मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी आना बाकी था।
हर स्टूडेंट के कमरे में एक एआई डिवाइस लगाया गया था। 9527 आराम करने के लिए बैठ ही रहा था कि एक शांत इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। हेलो 9527, मैं आपका एआई वॉइस असिस्टेंट मोनोक्रोम हूं। कृपया कुछ बोलिए, मैं आपकी आवाज रजिस्टर करूंगा। 9527 चौंक गया। क्या? ये क्या है? आवाज आई, वॉइस रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। आप अपने कमरे से कभी भी मेरा नाम पुकार सकते हैं और मैं हाजिर हो जाऊंगा। 9527 ने धीरे से पूछा, तो तुम असल में कर क्या सकते हो? मोनोक्रोम ने तुरंत जवाब दिया, आप मेरे जरिए अलार्म सेट कर सकते हैं, खिड़कियां, पर्दे और कमरे की इलेक्ट्रॉनिक चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और हॉस्टल स्टाफ या मेडिकल टीम को बुला सकते हैं। मुझमें एक व्यवहार मॉनिटर करने वाला सिस्टम भी है जो आपके रोजाना के पैटर्न को देखता है ताकि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखा जा सके और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो हॉस्टल स्टाफ को अलर्ट कर सके। लेकिन आप बेफिक्र रहें, सारा डेटा यहीं प्रोसेस होता है, कहीं बाहर अपलोड नहीं होता। कोई भी आपका पर्सनल डेटा नहीं देखता। प्रिंसिपल केन की तरफ से मैं आपकी पूरी प्राइवेसी की गारंटी देता हूं। 9527 की बोलती बंद हो गई। पूरी कैमरा टीम भी सन्न थी। लाइव कमेंट्स में तो जैसे धमाका हो गया। क्या ये सच है? एक हाई स्कूल में प्राइवेट रूम तो बड़ी बात थी ही, ऊपर से एआई वॉइस असिस्टेंट भी। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। प्रिंसिपल केन ने तो कमाल कर दिया। ये सेटअप तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से भी बेहतर है। स्टूडियो में प्रोफेसर लू हंस पड़े। पढ़ाई का भविष्य वाकई युवाओं के हाथ में है। प्रिंसिपल केन दशकों आगे की सोच रहे हैं। प्रोफेसर विटनी ने तुरंत विरोध किया, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अधूरी टेक्नोलॉजी को पढ़ाई के बीच में कैसे आने दे सकते हैं? स्टूडेंट के व्यवहार को समझने के लिए इंसान की समझ और परवाह की जरूरत होती है। मैं किसी मशीन पर भरोसा नहीं कर सकती। प्रोफेसर लू ने अपना सिर हिलाया। ये हॉस्टल के कमरे में लगा एक स्मार्ट स्पीकर है। आप तो ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे कोई खतरा हो। इतनी बड़ी सोच के सामने मैं आपको अंधा कहूं या बस जिद्दी? 25-17 मिनट पर प्रोफेसर विटनी अपनी जगह से खड़ी हो गईं। उनकी आवाज तेज थी। प्रोफेसर लू, ये तो बिल्कुल हद पार करना है। ये हाई स्कूल की पढ़ाई है। ये इन स्टूडेंट्स का पूरा भविष्य तय करती है। क्या ये वक्त ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करने का है? उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या जोखिम ले रही हैं। एक गलती और वो इन स्टूडेंट्स की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती हैं। आखिरकार तीनों स्कूलों के हॉस्टल में शांति छा गई। आराम के वक्त का सम्मान करते हुए कैमरा टीम ने शूटिंग बंद कर दी। मैंने लंच ब्रेक का इस्तेमाल लाइव प्रोग्राम देखने के लिए किया। मैंने सुना जो प्रोफेसर विटनी कह रही थीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उनसे कोई जाति झगड़ा नहीं है, पर उनकी पुरानी सोच अब इतिहास के कूड़ेदान की चीज हो चुकी है। शो के नंबर्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकल गए। 30 लाख से ज्यादा लोग एक साथ देख रहे थे, जिसने बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 जगह बना ली। दूसरे नंबर पर एक बहुत बड़ा स्ट्रीमर था जिसकी स्क्रीन पर भी यही शो चल रहा था। उसके अपने लाइव दर्शक 10 लाख से ऊपर थे। मैंने उसकी स्ट्रीम पे क्लिक किया। उसने खाने का एक बड़ा कटोरा पकड़ा हुआ था और उसकी चॉपस्टिक्स स्क्रीन की तरफ थीं। सच कहूं तो मुझे इस शो से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि ये बस क्रेस्टवे एकेडमी का एक प्रचार वाला डॉक्यूमेंट्री होगा, पर रेडफील्ड हाई स्कूल के प्रिंसिपल केन, भाई इसका एंटरटेनमेंट तो अलग ही लेवल पे है। वो हर मोड़ पर क्रेस्टवे के तरीके को टक्कर दे रहे हैं। ड्रामा जबरदस्त है और उन दोनों प्रोफेसरों की बहस कमाल का कंटेंट है। मैं तो इसी के लिए यहां हूं। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, देखो, मैंने तो बस मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की है। मैं तो बस वो किस्मत वाला इंसान हूं जो सही वक्त पर सही जगह था। कोई गहरी सोच नहीं है यहां, पर दोनों तरफ की बहस सुनकर मुझे दोनों ही थोड़े सही लग रहे हैं। दर्शकों को ये बात बिल्कुल सही लगी। ये दो अलग सोच की टक्कर है। मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे सब समझ आ रहा है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि प्रिंसिपल केन आगे क्या करते हैं। तुम प्रिंसिपल केन के इतने बड़े फैन हो और तुमने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। क्यों ना रेडफील्ड में एडमिशन ले लो और हमारे लिए वहीं से स्ट्रीम करो। हाँ, ये कमेंट तो जबरदस्त है। असली सवाल ये है कि क्या प्रिंसिपल केन मुझ जैसे पढ़ाई में ढीले इंसान को लेंगे? स्ट्रीमर गलत नहीं है। अगर ईमानदारी से कहूं तो हाई स्कूल की पढ़ाई पर आमतौर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे भी मानना पड़ेगा कि मैंने ही इस शो को एक बड़ा तमाशा बना दिया है। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने मेरे हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो डायरेक्टर मिल्स थे। इसी बीच सिस्टम का अगला काम इंटरनल सेल पेट्रोल था, जिसमें स्टाफ की भारी कमी दिखाई गई थी। मैंने डायरेक्टर मिल्स से स्कूल के लिए और पेट्रोलिंग स्टाफ भर्ती करने में मदद मांगी। इलाके के ज्यादातर काबिल टीचर्स को बड़े शहरों के स्कूलों ने पहले ही अपनी तरफ खींच लिया था, इसलिए मैंने अपनी नज़र रिटायर्ड और अनुभवी टीचर्स पर टिका दी। उनमें शायद पूरा दिन पढ़ाने की ताकत ना हो, पर मुझे उनकी जरूरत बस हॉस्टल में निगरानी रखने के लिए थी। पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टर मिल्स ने इसे बहुत अच्छे से संभाला। ज्यादातर रिटायर्ड टीचर्स मान गए। डायरेक्टर मिल्स ने आगे कहा,
प्रिंसिपल केन, मेरी माँ भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। वो फिर से काम आना चाहती हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे आपने कोई कड़वी चीज खा ली हो? डायरेक्टर मिल्स ने समझाया, उनमें से ज्यादातर स्कूल की सोच का समर्थन करते हैं, पर काफी पुराने टीचर्स को लगता है कि पढ़ाई का हमारा तरीका उनके उसूलों से मेल नहीं खाता। मेरी माँ मदद करके खुश थीं, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके पढ़ाने के तरीकों को लेकर आपको कुछ सलाह दूं। वो चाहती हैं कि आप इतने जोखिम लेना बंद करें। वो आपकी क्लास टीचर रह चुकी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और 27-41 मिनट पर आपको पता है कि वो कितनी जिद्दी हो सकती हैं। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला और उनकी यादें ताज़ा हो गईं। एकदम सख्त और काम से काम रखने वाली टीचर, जिले की एक मशहूर टीचर जो हाई स्कूल के 3 साल मेरी क्लास टीचर रही थीं। वो सज़ा के तौर पर मुझसे पूरे के पूरे पैराग्राफ लिखवाया करती थीं। वो ऐसी इंसान है जो एक बार अपनी बात पर अड़ गईं तो फिर 10 जंगली सांड भी उन्हें अपनी जगह से नहीं हिला सकते। उन्हें सिर्फ बातों से मनाना मुमकिन नहीं होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये रिटायर्ड टीचर्स पूरी तरह से पत्थर की लकीर नहीं हैं। एक बार जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि हम यहाँ असल में क्या बना रहे हैं, तो वो खुद ब खुद मान जाएंगे। चलिए उन्हें आज रात ही बुला लेते हैं। मुझे बस शाम की पढ़ाई, स्टडी हॉल की निगरानी के लिए उनकी ज़रूरत है। कोई थका देने वाला काम नहीं है। उन्हें थकाना मत। हमारी शाम की पढ़ाई 3 घंटे चलती है, हर घंटे के 200 रुपए। ध्यान रहे कि इन टीचर्स को अच्छा पैसा मिले। डायरेक्टर मिल्स ने काम संभाल लिया और जाने के लिए मुड़े, पर इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलते, कुछ और टीचर्स ने दस्तक दी और अंदर आ गए। उनका नेतृत्व एक नए क्लास टीचर कर रहे थे। उन्होंने एक झेंप भरी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया। प्रिंसिपल केन, मैंने गौर किया कि हॉस्टल में अभी भी बहुत सारे कमरे खाली हैं। हम सब बाहर किराए के कमरों में रह रहे हैं। क्या हमारे लिए भी आपकी तरह हॉस्टल में रहना मुमकिन होगा? मैंने अपना सिर हिलाया। आप अभी जवान हैं। खुद को इस मुश्किल में मत डालिए। आपकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। टीचर्स थोड़े उलझन में दिखे। प्रिंसिपल केन, मुश्किल में डालने से आपका क्या मतलब है? ये हॉस्टल हमारे बाहर वाले किराए के कमरों से कहीं बेहतर हैं, और यहाँ रहने का मतलब है कि हम हमेशा स्टूडेंट्स के लिए मौजूद रहेंगे। वो टीचर थोड़ा हिचकिचा रहे थे। साफ दिख रहा था कि उन्हें ये पूछने में थोड़ी शर्म आ रही है। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है। डायरेक्टर मिल्स के पास अपना नाम लिखवा दो और जब भी तैयार हो अपना सामान ले आओ। फिर उस टीचर ने कुछ और बात छेड़ी। वो थोड़े शर्मिंदा लग रहे थे। प्रिंसिपल केन, मैंने आज की स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग देखी और मुझे एहसास हुआ कि 9527 को अपना की कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता था और मैं वहां से जा चुका था। वो मेरी गलती थी। मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। अब इसके बारे में सोचता हूं तो लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को रोजाना की जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो हम टीचर्स का यहां होना बहुत काम आएगा। हम तुरंत मदद कर पाएंगे। बाकी सभी टीचर्स ने हाँ में सिर हिलाया। अब मुझे साफ दिख रहा है, कम से कम इन युवा टीचर्स के बीच मेरी सोच ने अपनी जगह बना ली है। वे खुद को स्टूडेंट्स की जगह रखकर सोचना सीख रहे हैं। पर इससे एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। मैंने तुरंत कहा, उस सूरत में डायरेक्टर मिल्स, मैं चाहता हूं कि आप एक मिसाल कायम करें। डायरेक्टर मिल्स थोड़े तनाव में आ गए। वो मेरे काम पर यकीन तो करते थे, पर घर पर उनके बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे थे। पूरा वक्त हॉस्टल में रहने से घर में अनबन हो सकती थी। पर फिर उन्होंने सोचा, स्टूडेंट्स के लिए तो इतना करना बनता है। उन्होंने तुरंत वादा किया, ठीक है, मैं कल ही यहां रहने आ जाऊंगा। फिर मैंने बात पलट दी। गलत जवाब। आप किसी भी हाल में यहां रहने नहीं आ रहे हैं। जब मैंने कहा मिसाल कायम करें, तो मेरा मतलब उन टीचर्स के लिए था जिनका अपना परिवार है। मैं जो पैमाना तय करना चाहता हूं वो ये है, आप अपनी जिंदगी का ख्याल रखते हुए भी अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ दे सकते हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं। इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर मिल्स ये सुनकर भावुक हो गए। वो बार बार सिर हिलाने लगे। मैं समझ गया प्रिंसिपल केन। मेरे लिए उनकी इज्जत और बढ़ गई। मुझे अपनी तारीफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सबको बाहर भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद सिस्टम का पैनल फिर से चमका। मिशन पूरा हुआ। सेल की सिक्योरिटी बढ़ गई है। इनाम में 20 लाख रुपए मिले। बोनस रिवॉर्ड भी मिल गया है। 30:06 मिनट पर कन्फेशन लिंक सिस्टम, जो जेल के अंदर किसी भी निगरानी डिवाइस या स्क्रीन को दूर से कनेक्ट कर सकता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। सिस्टम स्टोर अब खुल चुका है। बस एक सोच के साथ मेरे हाथ में एक डिवाइस आ गया जो किसी टैबलेट जैसा था। ये कन्फेशन लिंक टर्मिनल असल में इसलिए बनाया गया था ताकि कैदी दूर बैठे अपने शिकार का सामना कर सकें। एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी दूरी से काम करता है, और इसमें कॉग्निटिव वेल लगा है ताकि सिस्टम के होने पर कोई सवाल ना उठाए। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कैदी नहीं हैं। उन्हें किसी जुर्म का इकरार नहीं करना है। मैंने फिर से सिस्टम स्टोर चेक किया। वहां सिर्फ एक आइटम अकेला पड़ा था, ऑफिशियल कन्फेशन लिंक टर्मिनल।
कीमत 100% फंड। मुझे एक आइडिया आया। मैं इनका एक बैच खरीदकर स्टूडेंट्स के परिवारों को भेज सकता हूं। इनमें से ज्यादातर परिवार पीढ़ियों से उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके माँ बाप काम के लिए बाहर रहते हैं और वो पीछे अकेले रह गए हैं। बहुत कम बच्चों का अपने परिवार से आसानी से संपर्क हो पाता है। ये बच्चे जो अपने गांव छोड़कर जिले में पढ़ने आए हैं, उन्हें घर की याद जरूर आएगी। अगर वो इस बोझ को लेकर चलेंगे तो इसका असर उनकी पढ़ाई समेत हर चीज पर पड़ेगा। उनका प्रिंसिपल होने के नाते इसे ठीक करना मेरा काम है। इस टर्मिनल के जरिए मैं हर कमरे के मोनोक्रोम यूनिट को सीधा घर से जोड़ सकता हूं, जिससे हर स्टूडेंट अपने अपनों से रोज आमने सामने बात कर सके। अभी ये सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं उठकर वापस अपने ऑफिस पहुंच गया। 50,000 के फंड से 500 कन्फेशन लिंक टर्मिनल खरीद लिए। मैंने हर स्टूडेंट के घर का पता निकाला और तुरंत कुरियर वाले को फोन लगा दिया। जब तक सब इंतजाम हुआ, दोपहर के 2 बज रहे थे और एक और बात दिमाग में आई। हर कोई ये नहीं समझेगा कि मैं यहाँ क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विरोध तो होगा ही, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई इसे समझे। इसलिए मैंने तुरंत रेडफील्ड हाई स्कूल का एक ऑफिशियल अकाउंट रजिस्टर किया। स्कूल पहले से ही इतना चर्चा में था कि वेरिफिकेशन वाले ने इसे तुरंत संभाल लिया। 15 मिनट के अंदर काम हो गया। देखते ही देखते यूजर्स की एक बाढ़ सी आ गई। फॉलोअर्स और मैसेज एकदम से बढ़ गए। ज्यादातर लोग साथ दे रहे थे, पर बहुत से लोग नाराज भी थे और मुझे धोखेबाज कह रहे थे जिसे बंद कर देना चाहिए। उन सब में एक मैसेज अलग से चमक रहा था। एक पेरेंट ने दिल से अपनी बात लिखी थी, 1000 से ज्यादा शब्दों में। उसे पूरा पढ़ने तक मेरे सारे शक दूर हो चुके थे। मेरा इरादा और भी पक्का हो गया। सिर्फ रेडफील्ड ही नहीं, मैं इस मॉडल को पूरे देश में फैला दूंगा। अब मैंने अपना ध्यान अगले मिशन पर लगाया। मील सिस्टम रेनोवेशन, यानी खाने के इंतजाम में सुधार। सिस्टम का अलर्ट आया। कैदियों को हर बार खाने के लिए अपनी सेल से बाहर आना पड़ता है, जिससे सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है। खाने की सप्लाई के नियम सेफ्टी और साफ सफाई के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, जिससे सेहत बिगड़ने का डर है। अभी का कैफेटेरिया सिस्टम इस शरीर के पिछले मालिक ने एक ठेकेदार को आउटसोर्स कर रखा था, जो अभी ट्रायल पर ही था। यहाँ अभी बहुत काम करना बाकी है।